ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करता ये नेता राहुल गांधी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में शायद एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लगे, पर असल में ये हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले कुछ सालों का नैरेटिव आप याद कीजिए। एक तरफ पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री से लेकर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता तक एक ही नाम को टारगेट करते थे, राहुल गांधी। सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर उन्हें मंदबुद्धि कहा गया, पप्पू बुलाया गया, एक कमजोर और अनाड़ी नेता के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अगर वो वाकई इतने कमजोर और पप्पू हैं, तो फिर पूरी की पूरी सरकार और हमारे 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री उनसे इतना घबराए हुए क्यों हैं? आखिर क्यों उनकी सदस्यता खत्म करने का नोटिस उन्हें दिया गया है? क्यों उन्हें सांसदी से हटाने की इतनी जल्दबाजी हो रही है? राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि किसी मंदबुद्धि, किसी पप्पू के कहे जाने वाले इंसान का खौफ इतना हो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी उनसे डर कर भाग रही हो? आज हम इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे और समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है संसद में। दोस्तों, इस पूरे मामले की जड़ शुरू होती है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से। इन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भारी भरकम शब्द होता क्या है। आसान भाषा में समझिए, संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए अलग अलग तरह के प्रस्ताव या मोशन लाए जाते हैं। सब्सटेंसिव मोशन एक ऐसा स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जो किसी बहुत ही गंभीर मुद्दे या किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है। इसे आप एक तरह की सीधी कानूनी चुनौती मान सकते हैं, जिस पर सदन में सीधी बहस होती है और फिर वोटिंग के जरिए फैसला लिया जाता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बहस की नहीं है। निशिकांत दुबे ने तो सीधे मांग कर दी है कि राहुल गांधी के आजीवन चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी जाए। जरा सोचिए, एक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबसे बड़ा अधिकार होता है और यहाँ एक विपक्षी नेता को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करने की कोशिश हो रही है। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझना, बल्कि इसके पीछे की नीयत को भी समझना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा हम अक्सर देखते हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो या स्टूडेंट्स हो। जो भी सरकार से तीखे सवाल पूछता है उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, पहले डराया जाता है और अगर वो फिर भी ना माने तो कानून की किसी न किसी धारा का सहारा लेकर उनकी आवाज को ही खत्म करने का रास्ता निकाल लिया जाता है। एक मुख्य विपक्षी नेता जो सदन में लगातार सवाल उठा रहा है, उसे ही पूरी तरह बैन करने की बात करना क्या आपको सामान्य लगता है? क्या ये सीधे तौर पर तानाशाही की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम नहीं लगता आपको? दोस्तों, जरा सोचिए, सिर्फ एक साल पहले तक मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या माहौल था। हर तरफ बस यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब कोई चुनौती देने वाला बचा ही नहीं है बीजेपी सरकार को। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। जो लोग कांग्रेस को कमजोर मान रहे थे, आज वही कांग्रेस पार्टी की मजबूती देखकर पसीने छोड़ रहे हैं। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दे सामने आते हैं। इन मुद्दों ने सरकार को इतना अनकंफर्टेबल कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा में खड़े होकर इन पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप खुद सोचिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और हैरान करने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े नेता सदन में उठ रहे हैं, सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय अपनी जान को खतरा होने वाली पुरानी और भावुक कहानी सुनाने लगते हैं। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में
नहीं आना चाहिए। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास में टीचर किसी छात्र से मुश्किल सवाल पूछे और छात्र जवाब देने के बजाय पुरानी कोई दुख भरी कहानी सुनाकर बात टालने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ असली दोगलापन तब नजर आता है जब नियमों की व्याख्या बदल दी जाती है। जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उस नरवणे की किताब का हवाला देकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते हैं। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। तब तो उसे रिकॉर्ड पर रहने दिया जाता है और सब सही माना जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वही लॉजिक इस्तेमाल करना चाहते हैं और फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें बोलने से ही रोक दिया जाता है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में यही नहीं है। करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष, विवाद लीडर ऑपोजिशन नहीं समाप्त। क्या ये लोकतंत्र में बराबरी का व्यवहार है? एक ही किताब, एक ही नियम, लेकिन दो अलग अलग लोगों के लिए मापदंड अलग अलग। ये दोगलापन साफ दिखाता है। दोस्तों, संसद हो या मीडिया का कैमरा, बीजेपी का स्टैंड पिछले कुछ समय से एक ही रहा है कि राहुल गांधी का कोई भी आरोप लगाने से पहले उन्हें प्रमाणित करना होगा। अब सुनने में तो ये बात बहुत ही आदर्शवादी और नैतिकता वाली लगती है, बिल्कुल वैसी जैसी कोई टीचर किसी छात्र से कहे कि बिना सबूत के बात मत करो। लेकिन जब यह बात बीजेपी पक्ष की ओर से आती है तो वही पुरानी कहावत याद आ जाती है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जरा सोचिए, जो पार्टी खुद अक्सर बिना किसी ठोस दस्तावेज या पुख्ता सबूतों के कांग्रेस पर तीखे हमले करती आई है, वही आज अचानक फैक्ट्स और ऑथेंटिकेशन की दुहाई दे रही है। इसे एक आसान मिसाल से समझिए, ये वैसा ही है जैसे कोई शख्स खुद तो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा हो, लेकिन दूसरों को सड़क सुरक्षा पर लंबा चौड़ा भाषण देने लगे। राजनीति में इसे डबल स्टैंडर्ड या दोहरा मापदंड कहा जाता है। और इसी नैतिक ज्ञान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और फिल्मी सा वाकया होता है। बीजेपी के बड़े नेता संसद के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस को घेरने का मन बनाकर आए होते हैं। तभी अचानक पीछे से खुद राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही सहज तरीके से कहते हैं, चलो साथ में करते हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. माहौल इतना अजीब हो गया कि राहुल गांधी ने तो खुद आगे बढ़कर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ तक पकड़ लिया और उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद जोशी ने अपना हाथ ऐसे छुड़ाया और वहां से ऐसे भागे जैसे उन्होंने सामने कोई भूत देख लिया हो। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, एक देश का कैबिनेट मंत्री, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, क्या एक विपक्षी नेता के साथ एक ही फ्रेम में खड़े होने से इतना डर सकता है? बल्कि शायद इस बात का था कि अगर वो राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हुए कैमरे में कैद हो गए तो कहीं उनकी लॉयल्टी यानी मोदी जी के प्रति वफादारी पर ही सवाल ना उठ जाए। पॉलिटिक्स में इसे गिल्ट बाय एसोसिएशन का डर कहते हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दिखना जिसे आपकी पार्टी दुश्मन मानती हो। देखा जाए तो राहुल गांधी का अप्रोच यहाँ बिल्कुल तार्किक था। हमारा लोकतंत्र और संसद का पूरा परिसर आखिर है किस लिए? वो जगह बनी ही है लॉजिकल डायलॉग यानी तार्किक संवाद के लिए। इसे आप पुराने समय के शास्त्रार्थ जैसा समझ सकते हैं, जहाँ दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठकर अपनी बात रखते हैं। अगर संसद के बाहर नेता आपस में हंसी मजाक कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, तो फिर कैमरे के सामने बहस करने में क्या बुराई है? लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने वहां रुककर जवाब देने के बजाय खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। जब आप बातचीत से भागते हैं तो जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आपके पास तर्कों की कमी है? एक ताकतवर लोकतंत्र तभी चलता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सामना करने की हिम्मत रखे, ना कि भागने की। इस वीडियो पर देश भर में अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक बड़ा तबका ये मानता है कि अगर सरकार साफ है तो उसे बात करनी चाहिए थी। ये राहुल गांधी का नया कॉन्फिडेंस ही है जो सरकार को परेशान कर रहा है। जब कोई इंसान सामने से आकर कह रहा है कि मुझसे बात करो, इसका मतलब है कि उसके पास कहने को कुछ सॉलिड है। और जब सरकार भाग रही है तो इसका सीधा मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सरकार का एक और बहाना ये है कि किताब अभी छपी नहीं है, इसलिए बात बेकार है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई।
उन्हें स्वयं अब आप ही बताइए, क्या कोई सच सिर्फ तब सच बनता है जब वो कागज पे छप जाए? क्या छपने से पहले सच झूठा होता है? राहुल गांधी ने इस बार हवाई बातें करने के बजाय मेज पर सीधे सबूत रखने की बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में चुनौती दी है कि उनके पास पूरा डेटा मौजूद है और वो हर एक दावे को प्रमाणित करने के लिए तैयार भी है। उन्होंने किसी दबी छिपी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइल्स का हवाला दिया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम लिया। राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रहार अडानी केस में आए उन सम्मन्स को लेकर था, जिसका जवाब भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से नहीं दिया है। में अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अडानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। इसे एक उदाहरण से समझिए, अगर किसी आम नागरिक को पुलिस या कोर्ट समन भेजे और वो 1.5 साल तक जवाब ना दे तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ मामला बड़े कॉर्पोरेट और सरकार के बीच की चुप्पी का है, जो गंभीर सवाल उठाते हैं बीजेपी सरकार पर। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रेड डील्स और टैरिफ जैसे तकनीकी मुद्दों को उठाते हुए एक बहुत ही कड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये सरकार भारत माता के हितों को सौदा कर रही है। Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. अब आप सोचेंगे कि इसमें विदेशी देशों का क्या लेना देना। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि आज अमेरिका ये तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं। इसे एक सरल तुलना से समझिए, अगर आपके घर का बजट और रसोई का सामान आपका पड़ोसी तय करे तो क्या आप अपने घर का मालिक रहेंगे? ठीक वही बात हमारी सब प्रभुता की है। अगर हमारी एनर्जी की जरूरतें कोई बाहरी देश कंट्रोल करेगा तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फैसले कैसे ले पाएगा? बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए पूछा कि जब इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं तो अनिल अंबानी जैसे बिजनेसमैन अभी तक जेल में क्यों नहीं गए? उन्होंने सीधा और तीखा सवाल हरदीप सिंह पुरी की तरफ उछाल दिया कि आखिर उन्हें जेफरी एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछे थे, उन्हें उम्मीद थी कि साफ साफ जवाब मिलेगा। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई तो कांग्रेस को लगा कि सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बातें घुमाई जा रही है और पुरानी दलीलें दोहराई जा रही हैं। यहीं से माहौल गर्म हो गया। नाराज कांग्रेसी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। नारों में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सरेंडर जैसे शब्द बोले गए ताकि दिखाया जा सके कि वे सरकार के रवैये से खुश नहीं है। हंगामा बढ़ता गया और आखिर में पूरा विपक्ष विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए, यानी वॉक आउट कर गए। कुछ सांसद खासकर केरल से आने वाले अपनी मातृभाषा मलयालम में भी नारे लगाने लगे। ताकि उनका विरोध और ज्यादा मजबूती से दर्ज हो सके। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये गुस्सा या ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ राहुल गांधी या चंद सांसदों का नहीं है, ये उस आम जनता का गुस्सा है जो टीवी स्क्रीन पर देख रही है कैसे उनके हक के बुनियादी सवालों को शोर शराबे में दबाया जा रहा है। जरा एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर एक देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसे जनता ने अपनी आवाज उठाने के लिए चुना है वही सुरक्षित नहीं है, अगर उसकी सदस्यता छीनने या उसे राजनीति से हमेशा के लिए बाहर करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि उसके सवाल सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, तो फिर एक आम आदमी की क्या हैसियत रह जाएगी? इसे एक सरल उदाहरण से समझिए, अगर किसी कंपनी में यूनियन लीडर का सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने मजदूरों की सैलरी पर सवाल उठाया है, तो क्या बाकी कर्मचारी कभी बोलने की हिम्मत करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज बात सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी या राहुल गांधी की नहीं है, आज बात हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर यानी लोकतांत्रिक ढांचे की है। सवाल बहुत गहरा है, क्या हम वाकई एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां सत्ता से सवाल पूछने का इनाम डिस्क्वालिफिकेशन या बैन हो? लोकतंत्र का मतलब ही संवाद, ना कि विपक्ष को पूरी तरह मिटा देने की कोशिश। अगर सवाल ही खत्म हो जाएंगे तो जवाबदेही किससे मांगेंगे? अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बीजेपी वाकई राहुल गांधी को आज भी पप्पू मानती है जैसा कि उनके ट्रोल आर्मी ने सालों तक प्रचार किया, या फिर असल में राहुल गांधी अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुके हैं? देखिए, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि सत्ता जब भी तानाशाही की तरफ झुकती है वो हमेशा उसी इंसान से सबसे ज्यादा डरती है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का हौसला रखता हो। जब आप किसी को तर्कों से नहीं हरा पाते
पाते तभी आप उसे चुप कराने या उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर उन्हें खामोश करने की एक सोची समझी रणनीति? आपको क्या लगता है? क्या एक विपक्षी नेता की सदस्यता खत्म करने की ये कोशिशें हमारे लोकतंत्र के लिए सही संकेत है, या फिर ये सरकार की अपनी कमियों और अनकहे सच को छुपाने का एक नाकाम कोशिश है? क्या सवाल पूछने वाले का गला घोटना ही न्यू इंडिया का नया नॉर्मल बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।